गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आप लोगों को एक मैंने शीट दी थी क्वेश्चंस की, जिसके आप लोगों ने सोल्व किया होगा आंसर्स वगैरह के लिए। तो अब उसी को शीट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काफ़ी लेट हो गया मैं शीट को एक्सप्लेन करने में, उसके लिए सॉरी। अब लेकिन मैं कुछ एप्लीकेशन पर लगा हुआ था, एप्लीकेशन पर कुछ वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, लेकिन टाइम मिला है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूँ और इनके आंसर करने के बाद, इनको एक्सप्लेन करने के बाद एक शीट और है मेरे पास क्वेश्चन की, वही मैं अभी ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन था, the company has discovered some chemicals that would visible है that would assist to manufacture synthetic proteins and vitamins. Synthetic proteins and vitamins. It was your first sentence. The company has discovered some chemicals that would assist to manufacture synthetic proteins and vitamins. इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पहले जो भी आंसर किया होगा ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, दोनों सेंटेंसेस ध्यान से देखना कि he asked to go और he asked me to go। ये दो सेंटेंसेस हैं, he asked to go और he asked me to go। अब आपको इसमें समझना क्या है, समझना ये है कि ये ही आपका सब्जेक्ट बना, ये आपका वर्ब बना, ये इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये फिर से अगेन आप लोगों का इन्फिनिटिव बना। अब जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, इसको आप नोट जरूर कीजिएगा कहीं ना कहीं पर। अगर किसी वर्ब के बाद इन्फिनिटिव लिखा हो तो जो डूअर उस वर्ब का होता है वही उस इन्फिनिटिव का भी डूअर होगा। मतलब जो व्यक्ति उस वर्ब का कर रहा होगा वही व्यक्ति उस इन्फिनिटिव में लिखे हुए वर्ब को भी करेगा। जैसे कि he asked to go, उसने जाने के लिए पूछा, उसने जाने के लिए पूछा। पूछने वाला कौन है भैया? ही। जाने वाला कौन है भैया? ये भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू इजीली समझाने की कोशिश करता हूं। रोहन wants to study, रोहन पढ़ना चाहता है। अब रोहन सब्जेक्ट बना आप लोगों का, ये वर्ब बना, ये आपका इन्फिनिटिव बना। रोहन पढ़ना चाहता है, तो रोहन क्या चाहता है? पढ़ना। चाहने वाला कौन? रोहन। पढ़ने वाला कौन? रोहन। तो किसी वर्ब के बाद अगर इन्फिनिटिव लिखा हुआ है तो जो डूअर उस वर्ब का होगा वही डूअर उस इन्फिनिटिव का भी होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर सर किसी वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया है तो फिर उस इन्फिनिटिव का डूअर उस इन्फिनिटिव में लिखे हुए वर्ब को करने वाला व्यक्ति सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अब ये मीन्स काम को करता है। कैसे? उसने मुझसे जानने के लिए पूछा, या उसने नहीं सॉरी उसने मुझसे जानने के लिए कहा, उसने मुझसे जाने के लिए कहा। जैसे तो पहले यहीं पर समझते हैं, कहने वाला कौन? ही, लेकिन जाने वाला कौन? उसने मुझसे जाने के लिए कहा। तो कहने का काम तो इस ही ने करा, लेकिन जाने का काम कौन करेगा? जाने का काम तो मैं करूंगा। मतलब अब इसका ऑब्जेक्ट जो बनो, इसका जो डूअर बनेगा वो मी बनता है। मतलब बात बड़ी क्लियर सी है कि सर अगर आप इस तरीके से बात को कह रहे हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनिटिव, तो ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये इन दोनों का डूअर बनता है। ठीक, और या ऐसे कहिए कि अगर
सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। इस वर्ब का डूअर ये सब्जेक्ट और इस इन्फिनेटिव का डूअर ये ऑब्जेक्ट। ठीक सर। अच्छा, एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं बात को। कमल टोल्ड मी या कमल ऑर्डर्ड मी टू सिट। ये है कमल ऑर्डर्ड मी टू सिट। तो बेटा अगर आप बात को ध्यान से समझेंगे तो एक सब्जेक्ट ये बना, एक वर्ब ये बना, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव। तो जब आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा भैया? ऑब्जेक्ट बनेगा। इन्फिनेटिव का डूअर तो ऑब्जेक्ट बनेगा, इस वर्ब का डूअर ये बनेगा। कमल ने मुझे बैठने का आदेश दिया। आदेश देने वाला कौन है? कमल है। बैठने वाला कौन है? मैं। ठीक। ऐसी कुछ आपके सेंटेंस में था। सेंटेंस में क्या कहानी थी? सेंटेंस में कहानी ये थी सर कि देखो, दैट तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन बना, मतलब अब आगे लिखे हुए वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखा होता है। तो ये सम केमिकल, इतना हम सभी लोग जानते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद के वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होगा। तो सर इस असिस्ट वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना? केमिकल्स। असिस्ट मतलब सहायता करना। असिस्ट वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना? केमिकल्स। अब समझने वाली बात ये है, अब मैं यहां से रिलेटिव प्रोनाउन को हटा रहा हूं आपके क्लियरेंस के लिए बस। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये इन्फिनेटिव। अब अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट केमिकल्स बना है तो ऑब्वियस सी बात, इस मैन्युफैक्चर का सब्जेक्ट भी कौन बनेगा बेटा? केमिकल ही बनेगा। सारी कुछ कहानी यही है कि जो वर्ब का डूअर है वही इन्फिनेटिव का डूअर, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब मैन्युफैक्चर का ऑब्जेक्ट भी किसको बनना चाहिए? सॉरी, सब्जेक्ट किसको बनना चाहिए? केमिकल्स को बनना चाहिए। लेकिन अब आपको इसको लॉजिकली सोचना है कि क्या केमिकल कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? केमिकल्स कुछ बना सकते हैं? बोलो फटाफट से। केमिकल तो नॉन लिविंग थिंग हुआ ना। नॉन लिविंग थिंग तो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चर तो कोई पर्सन कर सकता है, कोई लिविंग बीइंग किस चीज को उत्पादन कर सकता है, नॉन लिविंग थोड़ा उत्पादन कर सकता है। मतलब बात का क्या है? मतलब बात का ये है कि सर ये केमिकल्स असिस्ट का सब्जेक्ट तो बन सकता है, लेकिन ये केमिकल्स मैन्युफैक्चर का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। जब मैन्युफैक्चर का सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो सर करे तो करे क्या? तो करना क्या है बेटा? अब आप यहां पर ये इन्फिनेटिव नहीं कह सकते। इन्फिनेटिव नहीं कह सकते या क्यों नहीं कह सकते उसका भी रीजन मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखो, इसका अगर मैं आंसर आपको सीधा बताता हूं ना, जो सीधा आंसर था इसका, कई बच्चों ने सीधा आंसर करा भी होगा, जिन मुझे उम्मीद है, लेकिन वो रटने वाला तरीका था। मैं उसको अभी बता दूंगा जब आंसर होगा उसका। तो लेकिन वो रटने वाला तरीका था, इसलिए मैंने उसको प्रीफर नहीं किया। पहले कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी था। दे असिस्ट टू फाइंड द बैग। बेटा ये देखना सेंटेंस है ना, दे असिस्ट टू फाइंड द बैग, सब्जेक्ट वर्ब इन्फिनेटिव। मतलब क्या है? बात का समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जो इस वर्ब का डूअर है वही इस इन्फिनेटिव का डूअर होगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। इन्होंने सहायता करी कहां? बैग ढूंढने में। किसकी? खुद की। बताना जरा बेटा, सहायता तो किसी दूसरे व्यक्ति की करी गई होगी ना। मतलब बैग को कोई और ढूंढ रहा होगा, इन्होंने उसकी सहायता। ऐसे मेरी बात सुनना ध्यान से। मेरा बैग खो जाता है, मैं उस बैग को ढूंढ रहा हूं, तो क्या मैं अपनी सहायता खुद कर रहा हूं? या बैग आपका खोता है, आप बैग को ढूंढ रहे हैं, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। मतलब बात का समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ना। तो बात का मतलब ये है कि जब आप असिस्ट कहते हो ना, तो असिस्ट का डूअर अलग पर्सन होता है और आगे लिखे हुए इन्फिनेटिव का डूअर अलग पर्सन होता है। असिस्ट के साथ इन्फिनेटिव नहीं लिखा जाता है। रीजन आपके सामने है। ये बात इलॉजिकल हो जाएगी कि असिस्ट के बाद अगर आपने इन्फिनेटिव लिखा है तो बात का मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने बैग ढूंढने में खुद की सहायता करी। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, इररेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। तो या तो आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं कि दे, इसको असिस्टेड कर लेंगे थोड़ा सा, दे असिस्टेड मी। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर मी लिखता हूं, चलो फिर से पहले बात को वहीं पर लेकर जाते हैं।
टू फाइंड द बैग। तो अब कायदे में जितना हम लोगों ने सीखा उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस सही बनना चाहिए। असिस्ट का डूअर ये बन जाएगा, फाइंड का डूअर ये बन जाएगा कि सर मैं बैग ढूंढ रहा था और इन लोगों ने मेरी बैग ढूंढने में सहायता कर दी। लेकिन अब यहाँ पर भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब इन्होंने सहायता करी तो अब इस काम में दोनों लोग इन्वॉल्व हुए। जब सहायता करी, देखो एक व्यक्ति अपनी सहायता कभी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति सहायता करेगा दूसरे की किसी काम को करने में। जब एक व्यक्ति दूसरे की सहायता करेगा किसी काम को करने में तो उस काम को करने में वो दोनों लोग इन्वॉल्व होंगे। और जब दोनों लोग किसी काम में इन्वॉल्व होंगे तो बेटा इन्वॉल्वमेंट का जो प्रेपोजिशन होता है वो इन होता है। प्रेपोजिशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो होता है, इन्वॉल्वमेंट, वो होता है आप लोगों का इन। इसीलिए आप लोगों का जो आंसर था कई बच्चों का वो ये था कि सर असिस्ट के बाद हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करेंगे इन का। अच्छा, जब इन का यूज करेंगे तो इन प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का ing फॉर्म आएगा तो मैन्युफैक्चर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने जो बच्चों ने मुझे आंसर किया था वो ये किया था कि सर असिस्ट के बाद प्रेपोजिशन टू नहीं लगता, असिस्ट के बाद प्रेपोजिशन इन लगता है। आंसर बिल्कुल सही था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस तक जंप करने से पहले आप लोगों को ये दो चार चीजें जाननी बड़ी जरूरी थी। और कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब का इन्फिनेटिव है तो उस इन्फिनेटिव और उस वर्ब का डूअर सेम होगा, वो सब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव है तो वर्ब का डूअर और इन्फिनेटिव का डूअर दोनों अलग अलग होते हैं, एक अलग बात हो गई। दूसरी बात यह है कि असिस्ट के बाद हम लोग प्रेपोजिशन इन लगाते हैं, बेशक लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाते क्यों है? क्योंकि असिस्ट का मतलब है सहायता करना। अब एक व्यक्ति अपनी सहायता कभी नहीं कर सकता, एक व्यक्ति सहायता करेगा दूसरे की, दूसरे की सहायता करेगा किसी काम को करने में, मतलब उस काम में वो दोनों लोग इन्वॉल्व होंगे। और जब प्रेपोजिशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट की बात होती है तो इन्वॉल्वमेंट का प्रेपोजिशन होता है इन, एंड दिस इज द रीजन कि असिस्ट हेल्प involve, include, participate, take part, इन सब के साथ प्रेपोजिशन इन का यूज होता है। रटने वाले रटते रहते हैं, हम इसको रट लो भैया। एटसेट्रा लगा हुआ है, कल को मुझसे मत कहना कि सर आपने तो बस इतनी बताई थी, मैं तो कह दूंगा भैया एटसेट्रा लगा हुआ तो आगे और भी थी। लेकिन जिन लोगों ने ये बात ध्यान रखी है कि जहां पर हमें इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रेपोजिशन इन लगाएंगे। इन्वॉल्वमेंट सहायता करके होता है, इन्वॉल्वमेंट हम किसी में हिस्सा लेकर करते हैं, जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो प्रेपोजिशन इनका यूज किया करो। ठीक है सर, ये तो था आप लोगों का फर्स्ट सेंटेंस। अच्छा, अब आते हैं आपके सेकंड सेंटेंस पर। चलिए भैया, ये रहा आप लोगों का सेकंड स्टेटमेंट, देखिए जरा फटाफट से कि माय एल्डर ब्रदर वुड राइट मी 2 लेटर्स एवरी वीक एज वेल एज कॉल्ड मी। अच्छा, इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करने से पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको बताना जरा। यू एज वेल एज आई एम और आर गोइंग देयर, ये सेंटेंस है बेटा। यू एज वेल एज आई और एम और आर गोइंग देयर। इस सेंटेंस में जरा आंसर करना है, एम आएगा या आर आएगा? पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब एज वेल एज का यूज करते हैं तो वर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, मतलब यू के अकॉर्डिंग लगेगा, क्या लगेगा? आर लगता है। अब एक्चुअल में ना पता कहानी क्या है, एज वेल एज जो है ये आपके कंपटीशन से बहुत ऊपर की बात है। आपके कंपटीशन में इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान सुनना। एज वेल एज जो है ना सेमी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सेमी प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये क्वेश्चन बेटे थोड़े एडवांस लेवल के थे, मैंने पहले ही शायद आप पता है जो बच्चे मेरे से आते हैं कि यूट्यूब पर जो क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूँ कभी कभी वो थोड़े एडवांस लेवल की लेकर आता हूँ मैं, कि एज वेल एज जो है ना सेमी प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। सेमी प्रेपोजिशनल फ्रेज कहने का मतलब ये है कि ये प्रेपोजिशन के कुछ कॉन्सेप्ट को तो फॉलो करती है लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब सेमी प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब आप इसको एक कंजंक्शन भी मानकर चल सकते हो, लेकिन कंजंक्शन अगर आप इसको मानते हो तो इसका यूज या तो आप दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कर सकते हो या दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए कर सकते हो। अदरवाइज अगर कहीं और पे करते हो तो फिर इसको प्रेपोजिशन ही मानना पड़ता है।
तो अगर आपने एज वेल एज का यूज अगर कभी दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कर रखा है, देन इट इज अ कंजंक्शन। ही इनवाइटेड यू, he invited you as well as me। दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए कर रखा है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट बना बेटा, ही इनवाइटेड आपका वर्ब बना, तो यू और मी ऑब्जेक्ट बने, तो दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए कर रखा है, देन इट इज अ कंजंक्शन। मतलब एज वेल एज का यूज अगर आपने दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कर रखा है, तब तो ये कंजंक्शन पर के तौर पर यूज होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कहीं पर एज वेल एज का यूज कर रखा है, देन इट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एज वेल एज का प्रयोग अगर कभी दो सब्जेक्ट्स को या कभी दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है तो वो कंजंक्शन होता है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं पर एज वेल एज लिखा हुआ है तो फिर वो आपका टोटली एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा। अब यहाँ पर जो आपने ये एज वेल एज लिख रखा है बेटा, इसके बाद आपने लिखा कोल्ड मी, कोल्ड तो वर्ब बना, मतलब आप इस एज वेल एज से यहाँ पर कोई सब्जेक्ट भी नहीं जोड़ रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं जोड़ रहे हो, तो आपको क्या मानना पड़ेगा बेटा, इसको मानना पड़ेगा आपको एक प्रेपोजिशन। अब अगर मैं इसको प्रेपोजिशन मानता हूं तो सर प्रेपोजिशन किसकी डिमांड करेगा, प्रेपोजिशन डिमांड करता है ऑब्जेक्ट की। जैसे कि वी कम हियर फॉर लर्न और लर्निंग इंग्लिश। ये सेंटेंस है कि वी कम हियर फॉर लर्न और लर्निंग इंग्लिश। बताना बेटा जरा क्या बोला जाएगा, वी कम हियर फॉर लर्न इंग्लिश है वी कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। सर फॉर तो प्रेपोजिशन हो गया, जब प्रेपोजिशन हो तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा तो ऑब्जेक्ट सर वर्ब तो बन नहीं पाएगा, लर्न तो वर्ब हो जाएगा। लेकिन जो लर्निंग लिखा हुआ है ना, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म होने का मतलब ये जीरण बन जाएगा, जीरण तो नाउन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर प्रेपोजिशन का यूज करते हो तो प्रेपोजिशन के बाद जो हम लोग वर्ब लिखते हैं इसको आईएनजी फॉर्म में लिखा करो। जो लोग अभी तक मेरी बात नहीं समझ पाए वो सुनना, प्रेपोजिशन आएगा तो आगे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वर्ब कभी ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। तो अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस वर्ब को कन्वर्ट करना पड़ेगा नाउन में, और वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने का द मोस्ट ऑथेंटिक एंड एफिशिएंट वे इज कि आप उसका आईएनजी फॉर्म लिख दीजिए, अगर वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है तो। इसलिए प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो बेटा उसका आईएनजी फॉर्म लिखा करो। तो प्रेपोजिशन ये हो गया, ये आपको वर्ब हो गया, तो यहाँ पर आप इसको कोल्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इसको कोल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एज वेल एज का यूज किन्हीं दो सब्जेक्ट या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए किया है तब तो ये आप लोगों का प्रेपोजिशन होता है। लेकिन अगर एज वेल एज का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के अलावा अगर कहीं पर भी किया गया है तो भैया फिर ये आप लोगों का प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, फिर ये आप लोगों का कंजंक्शन नहीं रहता है। क्लियर? अच्छा, अगर ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है तो मैं एक स्टेटमेंट और दे रहा हूँ, उसको और समझना, फिर मैं आपको फॉर्मूला ही बता दूंगा सीधा सीधा। ये सेमी प्रेपोजिशनल फ्रेज शायद आप लोग अभी किसी बुक में ऐसे नहीं दी रखी है, क्योंकि कंपटीशन में नहीं है। कंपटीशन में ये सेमी प्रेपोजिशनल फ्रेज आपकी दी हुई नहीं है, या प्रेपोजिशन है या सीधी सीधी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जिनको आप फ्रेजल वर्ब बोल देते हो। एक स्टेटमेंट ये हो है, इसको देखना कि ही डिसाइडेड टू मीट हिम as well as to help his parents। ये he decided to meet him as well as to help his parents। इस सेंटेंस को बताना बेटा क्या कर जाएगा इसमें। अब अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे तो एज वेल एज यहाँ पर कंजंक्शन तो है नहीं, प्रेपोजिशनल फ्रेज बना। अब अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बना तो सर आगे टू प्लस वी वर्ग तो कहानी खत्म होगी, प्रेपोजिशन ही और ये भी प्रेपोजिशन, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो टू तो किसी में प्राणी नहीं चाहिए था, जैसे यहाँ पर आपने आईएनजी लिखा वैसे ही आप यहाँ पर भी आईएनजी लिखिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि बेटा अब आपको यहाँ पर हेल्पिंग नहीं लिखना पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इस एज वेल एज के पहले टू मीट लिखा हुआ है। मतलब बात का ये है, इन्फिनिटिव में बेटा टू कॉमन हो जाएगा, उसका टू और इसका टू ये कॉमन हो जाएगा, वो बेर इन्फिनिटिव बन जाएगा। आपने वर्ब लिखा है, वर्ब के बाद एज वेल एज है,
तो आगे लिखा जाएगा जीर्ण। वर्ब है, वर्ब के बाद सॉरी 2 + V1 है, के बाद एज वेल एज है, तो इसके बाद लिखा जाएगा V1। ये दो बातें ध्यान रखना कि एज वेल एज के पहले वर्ब है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कुछ भी है, तो आगे जीरंड आएगा, मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा। और अगर एज वेल एज के पहले 2 + V1 है तो आगे V1 आएगा। अब अपने स्टेटमेंट पर आ जाइए। यहाँ पर एज वेल एज तो बेटा इस एज वेल एज के पहले क्या लिखा हुआ था, सीधा सीधा V1 था, देखो ध्यान से, वुड राइट, सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, 2 + V1 ना हो बस, तो वर्ब है, तो इसके इसलिए हमने एज वेल एज के बाद लिखा जीरंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट में क्या हुआ, एज वेल एज के पहले 2 मीट लिखा हुआ था, 2 + V1 है, तो अगर एज वेल एज के पहले 2 + V1 आएगा तो एज वेल एज के बाद हम लोग यूज करते हैं V1 का, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। रीजन दोबारा समझ लेना, आई होप सेकंड स्टेटमेंट का रीजन तो समझ आ ही गया था आप लोगों की, एज वेल एज प्रेपोजिशनल फ्रेज है बेटे, प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ भी है, बस अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो टू था ना यहाँ पर, ये कॉमन बन जाएगा। कॉमन तो आप लोग समझते हैं, जब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज वाइजर एंड स्ट्रोंगर देन यू। अब आप कहते हैं सर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या बेटा दोनों कंपैरेटिव के लिए अलग से देन लगाया जाएगा, वाइजर देन एंड स्ट्रोंगर देन यू? नहीं ना, देन तो कॉमन बन जाएगा ना सर, वाइजर के साथ भी आपको देन ही लगाना है, स्ट्रोंगर के साथ भी आपको देन ही लगाना है, तो वैसे यहाँ पर भी टू कॉमन बन जाएगा कि यहाँ भी टू लगाना है, यहाँ भी टू लगाना है, दोनों कॉमन कर दो, ये बेयर इन्फिनिटिव बन जाएगा। और बेयर इन्फिनिटिव जो होता है बेटा ये भी नाउन होता है, आप लोग अगर जानते हो तो बात को, ये दो बात जरूर ध्यान रखना। एज वेल एज के पहले वर्ब का कोई सा भी फॉर्म है 2 + V1 के अलावा, तो आगे जीरंड लिखना, आईएनजी फॉर्म लिखना। एज वेल एज के पहले 2 + V1 है तो फिर आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, वो टू आपका कॉमन बन जाता है। ठीक सर, अब आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि रिलायबल इज नॉट एन adjective that could be applied on the goods imported from China। देखो ये सेंटेंस भी अच्छा था कि रिलायबल इज नॉट एन एडजेक्टिव दैट कुड बी एम्प्लॉयड ऑन द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। इस सेंटेंस में आप लोगों को आंसर देना था, आंसर क्या था, चलिए जो भी आप लोगों ने किया होगा आंसर इसका सही किया हुआ, आई होप सो। अब आते हैं आपके कॉन्सेप्ट पर। बेटा ये जो अप्लाई यहाँ पर वर्ब है ना, इसका यूज एक्चुअल में दो मीनिंग्स के लिए होता है, एक होता है टू डिवोट और एक होता है टू गिव या टू एट्रीब्यूट। मतलब डिवोट किसी काम में तत्पर हो जाना, और टू गिव या टू एट्रीब्यूट मतलब देना या सौंपना या थोपना। अब जो बच्चे प्रोनाउन पढ़ते हैं, मैंने भी अपने बैचेस में पढ़ाया है कि अप्लाई के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता तो हम लोग रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही अप्लाइड। अच्छा अप्लाई का एक मीनिंग और भी आप कह सकते हैं, चलो वो टू गिव में आ जाएगा, he applied for the nation, he applied for the nation or he applied for the post of inspector, for the post of the inspector। he applied for the nation and he applied for the post of inspector।
अब बेटा जब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि अप्लाइड फॉर द नेशन, उसने राष्ट्र के लिए अप्लाई करा, तो राष्ट्र के लिए देना तो कुछ नहीं होगा, एट्रीब्यूट तो कुछ नहीं करा होगा, राष्ट्र के लिए क्या करा होगा, डिवोट करा होगा, मतलब समर्पण करा होगा। डिवोशन होता है ना एक समर्पित होना, उस वाले सेंस में बात हो रही है। डिवोट मतलब समर्पित होना, समर्पित होना, ये गलत भी हो सकता है हिंदी में लिखा हुआ भैया, समर्पित होना। तो उसने देश के लिए कुछ दिया नहीं, मतलब उसने देश के लिए दिया, थोपा देश पर, तो देने वाला सेंस कुछ नहीं है, एप्लीकेशन वाला सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है समर्पित होना। और बेटा अगर समर्पित होने वाला सेंस है ना, तो फिर इस अप्लाई के बाद एक रिफ्लेक्सिव केस लिखा जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे हिमसेल्फ। ये आप लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा होगा, तो ध्यान रखना, अप्लाई अगर आप लोगों को टू डिवोट वाला सेंस देगा तब इसके बाद रिफ्लेक्सिव केस होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत मान लिया जाएगा। अच्छा, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, अब इसको समझते हैं। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, उसने इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करा। तो अप्लाई करा मतलब अगर आप मेरी बात को सेंस लगा पड़े, जो मैंने मीनिंग नहीं लिखा था, इसको आप अप्लाई एक सेंस में और भी लग जाता है, वो टू गिव एप्लीकेशन। जैसे कि आप से बोला जाता है कि भाई एसएससी का एग्जाम आ रहा है, एसएससी के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, आप अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दो मतलब आप एप्लीकेशन दे दो। तो उसने इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दिया, ये मीनिंग भी हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव केस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अच्छा, हो ऐसे भी सकता है कि उसने इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए खुद को समर्पित कर दिया, तो समर्पित वाले सेंस में आएगा बेटा, तब तो आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, लगाना पड़ेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक नहीं है तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख दूं, ही अप्लाइड टू द नेशन, फर्स्ट सेंटेंस को इस तरीके से लिख रहा हूं, ही अप्लाइड टू द नेशन। तो बेटा आप सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग गिव की बात करते हैं, एट्रीब्यूट की बात करते हैं, मैं किसी को कुछ चीज दे रहा हूं, जैसे कि आई गेव अ बुक डैश रोहन, मुझे यहाँ पर एक प्रेपोजिशन फिल करना है, बिना ऑप्शंस नहीं है बेटा। प्रेपोजिशन कौन सा आएगा जरा बताएंगे आप लोग। आई गेव अ बुक डैश रोहन, मैंने रोहन को एक किताब दी, तो मैंने किताब किसको दी, रोहन को दी। तो जब रोहन को किताब दी, तो रोहन जो है बेटा वो किताब का क्या बनेगा, रिसीवर बनेगा। रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता बनेगा, रोहन ने वो किताब प्राप्त करी है। और बेटा आप सभी लोग जानते हैं रिसीवर का जो प्रेपोजिशन होता है, जब हम कोई चीज रिसीव करते हैं तो रिसीवर के पहले जो प्रेपोजिशन लगता है वो आपका हमेशा टू लगता है, इतना सभी लोग जानते हैं। तो ही अप्लाइड टू द नेशन का मतलब हो जाएगा उसने राष्ट्र को कुछ दिया है, और ही अप्लाइड फॉर द नेशन का मतलब हो जाएगा उसने खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। इस सेंटेंस के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक मीनिंग ये भी हो सकता है, एक मीनिंग ये भी हो सकता है। अगर ये वाला मीनिंग चाहिए तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, ये वाला मीनिंग चाहिए तो बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम चल जाएगा। हालांकि जब अप्लाई टू गिव या टू एट्रीब्यूट वाला मीनिंग देगा तो बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि आगे कोई ना कोई रिसीवर होगा, और रिसीवर होगा तो इसके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया करो। जैसे कि एक बात और समझना, एक एग्जांपल दे रहा हूं बहुत छोटा सा, द सन गिव्स सनलाइट डैश अस, द सन गिव्स सनलाइट डैश अस, कि सूरज हमें प्रकाश देता है, सूरज हमें प्रकाश देता है। तो बेटा इस सनलाइट को प्राप्त कौन कर रहा है, इस सनलाइट का रिसीवर कौन बन रहा है, हम बन रहे हैं ना, तो हम रिसीवर हुए। अब अगर हम रिसीवर हैं, हम पर कोई चीज, हमें कोई चीज दी जा रही है, तो हमारे पहले प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा, टू लगेगा। वैसी बात यहाँ पर थी कि रिलायबल इज नॉट एन एडजेक्टिव दैट कुड बी अप्लाइड ऑन द गुड्स, कि रिलायबल कोई एडजेक्टिव नहीं है जिसको गुड्स पर, मतलब सामान जो चाइना से सामान मंगाया जा रहा है उस पर अप्लाई किया जाए। अब अप्लाई किया जाएगा मतलब अब यहाँ पर समझना, समर्पित किया जाए, समर्पित किया जाएगा तो किसी पर्सन को किया जा सकता है। आप रिलायबल एक एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, इसको समर्पित नहीं, ये सब एक शब्द है, इसको समर्पित नहीं कर सकते आप। एप्लीकेशन के जैसा कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो आ रहा है टू एट्रीब्यूट, थोपा जाना, देना या थोपा जाना, इस तरीके से समझना बात को। तो रिलायबल एक एडजेक्टिव नहीं है जिसको आप चाइना से मंगाने वाले सामान पर थोप दो कि कहीं भी उसको लगा दिए ले जाकर। तो जब ये अप्लाई बेटा आपको टू एट्रीब्यूट या टू गिव वाला सेंस देता है, तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो ऑन यूज नहीं होगा, प्रेपोजिशन यूज होगा टू, क्योंकि अब होगा ये, इस रिलायबल का रिसीवर कौन बनेगा, ये सामान, गुड्स। और अगर ये रिसीवर बनेंगे भैया, तो रिसीवर का जो प्रेपोजिशन होता है, रिसीवर का प्रेपोजिशन होता है टू। तो एक्चुअल में हम लोग जो कंफ्यूज होते हैं ना, हम लोग कंफ्यूज होते हैं वर्ड के मीनिंग को लेकर।
हमें वर्ड का एक ही मीनिंग पढ़ाया, हमें बताया कि भैया अप्लाई अगर आएगा तो अप्लाई एक बार रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन लगेगा, नहीं लगा रखा है तो सेंटेंस गलत है। लेकिन मेरे भाई अप्लाई के मीनिंग इतने हैं, अब बताओ मैं क्या करूं, ये भी सही है ये भी सही है बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, ये गलत हो गया था बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। तो सर एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। आप एक स्टेटमेंट को देखकर कभी नहीं कह सकते ये सही है ये गलत है, डिपेंड करेगा किस कॉन्टेक्स्ट में वो सेंटेंस कहा गया है। खैर, तो बात ये थी कि सर अप्लाई जो है वो तीन मीनिंग देगा, टू डिवोट, टू गिव और टू गिव एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देने वाले सेंस में भी प्रेपोजिशन टू लगाते हैं कई बार। अच्छा, टू डिवोट वाले सेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा और टू एट्रीब्यूट वाले सेंस में तो डेफिनेटली टू लगना है, क्योंकि आगे जो लिखा जाएगा वो रिसीवर होगा, रिसीवर के पहले जो प्रेपोजिशन लगता है वो टू होता है। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए, जो इसमें से नोट करना हो फटाफट से, फिर आगे बात। चलिए भैया अगले दो सेंटेंस आपके सामने है। सचिन तेंदुलकर इज फेमस बोथ इन इंडिया विच इज हिज ओन कंट्री एंड इन अनदर कंट्रीज। बेटा जिन लोगों ने ऑफलाइन बैचेस में अदर एंडर द अदर पढ़ा था उन लोगों ने इसका आंसर जरूर किया होगा, बहुत आसान सेंटेंस था। चलिए देखते हैं। देखो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा बेटा वो मेरी बात ध्यान सुनना। अदर, एनदर और द अदर। चलो जब इस टॉपिक की बात हो ही रही है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। अभी मैं जो बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर आप चैप्टर वाइज बैच लेकर आइए, हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है, शुरुआत से पढ़ना है, तो उन लोगों के लिए मैं 15 जुलाई 15 जुलाई से ग्रामर का बैच लेकर आ रहा हूँ पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पर। लिंक मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी डाला था, और अभी जो एक दो वीडियो डलेंगे 15 से पहले, परसों वगैरह जो भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा या कल को जो भी वीडियो मिलेगा उसमें आप लोगों को लिंक मिल जाएगा दोबारा से एप्लीकेशन का, वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो 15 तारीख से आपका बैच स्टार्ट होगा। 15 तारीख और 16 तारीख को डेमो रहेंगे, 17 तारीख से वो बैच आपका रेगुलर आ जाएगा यूजुअल फ्लो में। एक बात, दूसरी बात ये रहेगी भैया उस बैच का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 से सवा घंटे का रहेगा, 1 घंटे का नहीं रहेगा, 1 घंटे से ऊपर पढ़ाया जाएगा, सवा या 1.5 घंटे का बैच रहेगा, डेली का लेक्चर रहेगा उसमें, 7 के 7 दिन चलेगा, कोई छुट्टी नहीं है, पूरा वीक चला करेगा बैच। अच्छा अगली बात ये है कि जो मैं उसमें डेमो में बताऊंगा ना, मैं आप लोगों को इस टॉपिक की बात कर लेता हूँ मैं आपसे, जो चल रहा है अदर एंड दादर। जब डेमो होगा ना उस बैच का तो 15 तारीख के डेमो में यही टॉपिक पढ़ा दूंगा, अदर एंड दादर डिटेल में, ठीक है? क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, 1 सवा घंटा लगेगा इसको पढ़ाने में, अभी तो नहीं बता सकता मैं इसको। जब इसको ऑफलाइन सॉरी इसको लेक्चर लेकर आऊंगा पूरा डेमो का तो उसमें इन्वॉल्व जरूर कर लूंगा। तब तक ध्यान रखना ये तीनों वर्ड्स, सबसे पहली बात तो बेटा ये कि तीनों के तीनों वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव है मतलब डिटर्मिनर है तो इनके साथ नाउन जरूर लिखा जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है सर कि जब अदर का यूज करते हैं तो अदर के साथ प्लूरल नाउन आता है। अगर आप लोग अदर को समझ चुके तो एन अदर में आंसर आप लोगों को अपने आप मिल जाएगा। कैसे आंसर मिल जाएगा बेटा आप लोगों को, बस थोड़ा सेंस यूज करना है। जब मैनी का यूज करते हैं तो मैनी के साथ सिर्फ प्लूरल नाउन लगाते हैं, लेकिन अगर मैनी के साथ ए या एन लगा दिया जाए, मैनी ए या मैनी एन लगा दिया जाए तो सिंगुलर नाउन हो जाता है, क्योंकि ए एन की बदौलत हो जाता है वो तो कहानी। अच्छा वैसी कहानी कुछ आप लोगों ने पढ़ी होगी सर्टेन के साथ, कि सर्टेन के साथ हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में ए सर्टेन का यूज हो जाता है तो ए सर्टेन के साथ हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। सेम वैसी ही कहानी है बेटा, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जब आप लोगों ने एन अदर लिखा है ना तो इसमें एन अलग है और अदर अलग है, तो एन तो आर्टिकल हो गया, जिस प्रकार से ए सर्टेन है वैसे एन अदर है। अरे ओ वोवल हो गया तो एन लगा दिया, सी आपका कॉन्सोनेंट हो गया तो ए लगा दिया था, तो एन अदर के बाद जो नाउन आएगा सर वो आएगा सिंगुलर। अच्छा रही बात दादर की, तो बेटा दादर के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन आ जाते हैं, जो कि आपको कंफ्यूज भी करेगा थोड़ा सा, इसलिए मैंने बोला है कि इसको मैं डेमो में पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये पूरा 1 या सवा घंटे का टॉपिक है, ठीक है? तो अब आई होप आप लोग आंसर तो कर ही देंगे कि सर कंट्रीज की बात चल रही है तो कंट्रीज तो आपका प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो प्लूरल के पहले एन अदर तो नहीं आएगा। अभी के लिए एन अदर को हटा दीजिएगा। अदर और दादर में जिन बच्चों ने ऑफलाइन बैचेस पढ़े हैं मेरे से, एडजेक्टिव पढ़ा है, वो जानते हैं कि इसका आंसर अदर होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं बेटा वो सोच भी रहे होंगे सर प्लूरल के पहले दादर भी आ सकता है, तो आप प्लीज वेट कीजिएगा, मैं इसको डेमो में लेकर आऊंगा तब क्लियर कर दूंगा कि दादर यहाँ पर क्यों नहीं आया। मैं इसको फिर एक बार लेकर आऊंगा इस क्वेश्चन को। अब फिलहाल इस पर आइए। द मैन सेड दैट
दोज वर्ड, इसको ध्यान जरूर रखना, अदर के बाद कौन सा नाउन आना है, अदर के बाद कौन सा नाउन आना है, दादर के बाद कैसे नाउन आने हैं, फिर अंतर क्या है इनमें वो मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो, थोड़ा सा मैं क्लियर करना भी चाह रहा हूँ कि अगर सर बॉय है और फिर बॉयज है, चलो बॉय तो हो गया सर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हो तो अदर तो बिल्कुल खत्म हो गया, अदर के साथ तो प्लूरल आना था, लेकिन सिंगुलर नाउन के लिए आपने कहा एनदर भी आ सकता है, सिंगुलर नाउन के लिए आपने कहा दादर भी आ सकता है, तो कब एनदर लगाना है कब दादर लगाना है, इनमें क्या डिफरेंस है सिंगुलर नाउन के लिए। वैसे ही हम आते हैं यहाँ पर प्लूरल नाउन की बात चल रही है, सर प्लूरल नाउन के लिए एनदर तो खत्म, एनदर के साथ तो सिंगुलर नाउन ही आएगा, लेकिन प्लूरल नाउन के लिए अदर और दादर, दादर तो आ ही सकता है प्लूरल के लिए, तो फिर प्लूरल नाउन के लिए इन दोनों में क्या अंतर है, तो बेसिकली आपको दादर को सीखना है कि दादर का यूज कहां पर करना है, अदर का कहां पर करना है, एनदर कहां पर करना है। तो इसके लिए आपको पूरा एक लेक्चर अलग से मिलेगा, वो मैं डेमो में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, अब आते हैं इस पर अगले स्टेटमेंट पर कि द मैन सेड दैट दोज वर द क्लासिकल डिजाइन्स एंड वुड फिट इन एनीवेयर। सबसे पहली बात तो बेटा ये सुनना कि सर ये एनीवेयर जो है ये हमारा एडवर्ब, अब जब ये एडवर्ब है तो, और आपने इन लिखा है प्रेपोजिशन, और हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे थे कि सर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, एडवर्ब कभी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बिल्कुल करेक्ट बात थी। लेकिन बेटा ये फिट इन जो है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, टू फिट इन, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू सेट, टू सेट मतलब कहीं पर भी स्थापित हो जाना, कहीं पर भी काम चल जाना। तो द मैन से, अच्छा द मैन सेड दैट दोज वर द क्लासिकल, तो इन और एनीवेयर को लेकर कंफ्यूज मत होना, वर द क्लासिकल डिजाइन्स। अच्छा एरर क्या था, एरर भी समझते हैं। ये दो वर्ड्स हमारे पास आते हैं, क्लासिकल और फिर आता है एक वर्ड क्लासिक। मजेदार बात यह है बेटा कि क्लासिकल जो वर्ड है ये भी आप लोगों का एडजेक्टिव ही होता है, और क्लासिक जो वर्ड है ये भी आप लोगों का एडजेक्टिव ही होता है। अंतर क्या है, अंतर ये है सर क्लासिकल वर्ड का यूज हम लोग करते हैं लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, डांस के लिए, सिंगिंग के लिए, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लासिकल का। और क्लासिक का यूज जो हम लोग करते हैं, क्लासिक को आप लोग इस तरीके से समझना, क्लासिक स्टैंडर्ड होता है, क्लासिक एग्जाम्पल होता है, क्लासिक लाइफ स्टाइल होता है। मतलब क्लासिक का मीनिंग है ना, क्लासिक का मीनिंग होता है परफेक्ट, निपुण, जिसमें कोई कमी ना हो। तो अब सुनना, क्लासिक परफेक्ट, जिसमें कोई कमी ना हो। द मैन सेड दोज वर द क्लासिकल डिजाइन्स, कि आदमी ने कहा कि वो डिजाइन थे, कैसे थे वो आप सोचना, एंड वुड फिट इन एनीवेयर, और वो कहीं पर भी फिट हो जाएंगे, वो कहीं पर भी सेट हो जाएंगे, कि वो ऐसी डिजाइन है कि आप लोग कहीं पर भी ले जाकर रखो, कहीं भी ले जाओ, कहीं किसी को भी दिखाओ, वो सब जगह पर फिट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज जो सब जगह पर फिट हो रही है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है मतलब परफेक्ट है, और अगर परफेक्ट है ना बेटा फिर क्लासिकल का यूज नहीं होगा, वी विल यूज व्हाट, क्लासिक। ठीक सर, चलिए नोट कर लीजिए इसको, जो नोट करना है फिर आगे चलिए। Some of our colleagues have been rarely assigned this kind of responsibility before. अब इसमें काफी आसान क्वेश्चन था, कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने आंसर। आंसर इसका ये था कि रेयरली का जो पोजीशन है ना वो बीन के पहले आएगा, हैव रेयरली बीन असाइंड। रीजन क्या है, रीजन समझना। जैसे हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, seldom, not, never, again, always, sometimes, often, frequently, occasionally, at times, और चलिए यहीं पर समझ आ जाएगा आपको। बेटे ये सारे वर्ड होते हैं एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी,
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये है कि ये आपको दर्शाते हैं कि कोई भी काम अगर हुआ है तो उस काम के होने की नियमितता कितनी है। नियमितता कितनी है का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखता हूं, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ठीक, और ही नेवर स्पीक्स ट्रूथ। अब अभी मैं आपको समझा रहा हूं बात का मतलब क्या हो कि किसी भी काम के होने की नियमितता का मतलब क्या है। कि सर ऐसा मान के चलना कि आपके सामने आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है जिससे आप रोज मिलते हो, रोज बात करते हो। किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि भाई ये लड़का कैसा है, ये बातें कैसी करता है, सच बोलता है झूठ बोलता है। आपने बोला कि वह हमेशा वह हमेशा सच बोलता है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या समझे कि उसके सच बोलने की जो नियमितता है वो कितना सच बोलता है। आपने कहा हमेशा सच बोलता है, मतलब सच बोलने की नियमितता कितनी हो गई बेटा, 100% हो गई, ठीक। फिर आपने कहा कि नेवर स्पीक्स ट्रूथ, वह कभी भी सच नहीं बोलता, हमेशा ही झूठ बोलता रहता है। तो सच बोलने की नियमितता तो खत्म हो गई। नियमितता को आप ऐसे मान के चलिए ना, मैं आपसे बोलता हूँ कि वह हमेशा क्लास में टाइम पर आता है, तो क्लास में टाइम पर आने की नियमितता 100%। वह कभी भी क्लास में टाइम पर नहीं आता है तो क्लास में टाइम पर आने की नियमितता 0%। अच्छा, फिर मैं आपसे सीधा सीधी सी एक बात बोलता हूं, एग्जाम्पल भी लिख देते हैं इसी फॉर्मेट पर कि ही स्पीक्स ट्रूथ। अब अपनी बात पर वापस आते हैं, वह क्लास में टाइम पर आता है, ये स्टेटमेंट पकड़ो, वह क्लास में टाइम पर आता है। सर इतनी बात तो सही है, क्लास में टाइम पर आता है, लेकिन उसके क्लास में टाइम पर आने की नियमितता कितनी है, 100%, 2%, 20%, 40%, 50%, कितनी नियमितता है। आपने तो बोल दिया कि भैया क्लास में टाइम पर आता है। अब ऐसा मानकर चलो कि हमारी 100 क्लास हुई, किसी टॉपिक को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर हमने 100 क्लासेस रखी। आपने तो बोल दिया क्लास में टाइम पर आता है, लेकिन इन 100 क्लासेस में कितनी क्लासेस में वो टाइम पर आया है, मतलब फ्रीक्वेंसी खत्म। वैसे आपने यहां पर कहा वह सच बोलता है। अरे भैया मैं आपने उससे 100 बातें पूछी, अब ये तो बताओ कि उसने सच कितना बोला, इन 100 बातों में से कितनी बातें सच बताई। मतलब आपके पास यहाँ पर इस एक्शन की नियमितता पता ही नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर पता तो है 100% है, 0% है, यहाँ पर नियमितता नहीं पता, मतलब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जो शब्द आपको सेंटेंस में ये बता दे कि किसी भी काम के होने की नियमितता कितनी होती है, उनको बेटा हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसको याद कैसे रखना, मतलब इनका जो क्वेश्चन बनता है वो पोजीशन को लेकर बनता है कि इनका सेंटेंस में पोजीशन कहां पर होता है। तो आप में से कई बच्चे जानते हो सर हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नॉट, नेवर, इनके यूज हम लोग सेंटेंस की शुरुआत में भी कर लेते हैं एक बार। दूसरी बात बेटा ये कि आप यहाँ पर हिंट भी ले सकते हैं इस नोट से। अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर लिखना है ना, तो जहां पर नोट आता है वहां पर आप इन शब्दों को लिखिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नोट। इनको हम लोग नोट के स्थान पर यूज करते हैं। अब बेटा इस सेंटेंस में अगर नोट लिखते हैं तो बीन के बाद लिखते हैं या हैव के बाद लिखते हैं, हैव नोट बीन कहते हैं ना। हैव के बाद हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, बीन तो पार्ट ऑफ मेन वर्ब बन जाएगा, तो हैव के बाद लिखते हैं। इसलिए रेयरली आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था बेटा, इसलिए इसका पोजीशन जो हो बीन के पहले और हैव के बाद होना था। अब आते हैं इस पर, आर्टिकल्स लाइक हिम आर द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ न्यू रिपोर्टिंग। इसमें एक फ्रेज भी आई बेटा, ईडीएम है, गोल्ड स्टैंडर्ड। द इंस्पायरिंग पर्सन और थिंग। प्रेरणादायक कि आर्टिकल्स लाइक हिम आर द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ न्यू रिपोर्टिंग। अब बेटा आप सभी लोग जानते होंगे कि इस सेंटेंस में जो इस लाइक का फंक्शन है वो प्रेपोजिशन का है। अब जब ये लाइक प्रेपोजिशन बनता है तो हम सभी लोग जानते हैं तो समान चीजों को जोड़ते हैं, लाइक का मतलब के जैसा होता है। अब जब ये दो समान चीजों को जोड़ेगा तो सर आर्टिकल्स तो आप लोग जानते हैं जो न्यूज़पेपर में छपते हैं, अनुच्छेद जिनको हम लोग कहते हैं।
आर्टिकल्स तो अनुच्छेद हो गए। अब ये हिम जो है, इससे हिम तो पर्सन हुआ ना। लाइक आपकी दो समान चीजों को आपस में जोड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने दो चीजों को जोड़ने के लिए लाइक का यूज कर रखा है प्रेपोजिशन के तौर पर, लाइक या तो वर्ब होता है या प्रेपोजिशन होता है, पहले तो ये क्लियर कर लो। पहले भी कई बार बात हो चुकी है लाइक को लेकर। ये होता है या तो वर्ब या प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन होगा तो मीनिंग के जैसे, वर्ब होगा तो पसंद करोगे। अब ये लाइक तो पहली बात प्रेपोजिशन है बेटा, क्योंकि ये वर्ब है ना, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो फिर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको हिम को बनना पड़ेगा। आप हिम को अगर ऑब्जेक्ट मान भी लोगे तो फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, लाइक का ऑब्जेक्ट आर्टिकल्स बन भी नहीं सकता। आर्टिकल्स होना किसी को पसंद करेंगे, आर्टिकल्स को कोई पसंद कर सकता है। अच्छा मतलब क्या हुआ बात का, मतलब ये हुआ अगर ये प्रेपोजिशन है तो भैया ये दो समान चीजों को आपस में जोड़ेगा। अब समान चीजों को आपस में जोड़ेगा तो सर आर्टिकल नॉन लिविंग है, हिम पर्सन है, लिविंग हो गया, एक नॉन लिविंग एक लिविंग, मतलब ही नहीं है तो जुड़ने का। तो सर करे तो करे क्या, तो करना बेटा ये है कि आर्टिकल्स उसके जैसे न्यू रिपोर्टिंग के लिए प्रेरणादायक है। उसके जैसे आर्टिकल्स न्यूज रिपोर्टिंग के लिए, मतलब नई रिपोर्टिंग के लिए, न्यूज रिपोर्टिंग है क्या, न्यू या न्यूज ही होगा, चलो न्यू रिपोर्टिंग के लिए प्रेरणादायक है। तो उसके जैसे आर्टिकल मतलब जैसे उसके आर्टिकल्स होते हैं वैसे आर्टिकल्स। तो उसके आर्टिकल्स का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में हम लोग यहां पर कहना जो चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे थे ये कि आर्टिकल्स लाइक हिज आर्टिकल्स आर द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ न्यू रिपोर्टिंग। लाइक सेम चीजों को आपस में जोड़ेगा, जब सेम को जोड़ेगा तो आर्टिकल्स नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग से आप नॉन लिविंग को ही जोड़ोगे, नॉन लिविंग से आप लिविंग को नहीं जोड़ पाओगे। एक बात। दूसरी बात ये बेटा बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, प्रोनाउन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिख दूं कि माई कार इज फास्टर देन योर कार, तो इसका आंसर आई होप कि आप फटाफट से मुझे कर देंगे कि माई कार इज फास्टर देन योर कार। इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? सर क्या कह रहे हो आप, रिपीटेड नाउन कैसे लिखा जाएगा, और वही पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ रिपीटेड नाउन लिख रहे हो। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ अगर रिपीटेड नाउन लिख देंगे तो ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन बना देगा मिलकर। तो पॉजेसिव प्रोनाउन बना देगा मिलकर मतलब योर्स कहना पड़ेगा। आ गया होगा आप लोगों को याद, इतना तो सभी लोगों ने पढ़ा था। तो भैया आर्टिकल्स आपने लिखा है, सर आप फिर से आर्टिकल्स को लिख रहे हो, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का रिपीटेड नाउन लिखो तो गलत हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान है ना बेटा, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन एक ही होता है, हिज। तो आप अकेला हिज लिखिए यहाँ पर कि आर्टिकल्स लाइक हिज आर द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ न्यू रिपोर्टिंग। दोबारा मेरी बात को समझना, गोल्ड स्टैंडर्ड आपके इडियम से मीनिंग होता है इंस्पायरिंग पर्सन और थिंग, कि कोई भी प्रेरणादायक व्यक्ति या चीज को हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि लाइक का यूज दो तरीके से होता है, वर्ब या प्रेपोजिशन। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन था, वर्ब बनकर मीनिंग इलॉजिकल बनता। प्रेपोजिशन अगर लाइक बनता है तो लाइक हमेशा दो समान चीजों को ही आपस में जोड़ता है। ये ऑफलाइन बैचेस में बहुत पढ़ाया गया है, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हैं वो इस बात में हाँ जरूर करेंगे, जिन्होंने बैच कंप्लीट कर लिया कि सर लाइक की बात तो हमारी हुई है। लाइक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, लाइक और एज एक साथ पढ़ाया था। तो बात ये थी कि लाइक हमेशा दो समान चीजों को आपस में जोड़ेगा। ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, जुड़ नहीं पा रहे थे, तो मीनिंग जो बनकर आ रहा था वो ये आ रहा था कि आर्टिकल्स उसके जैसे, उसके आर्टिकल्स के जैसे। तो हिज आर्टिकल्स लिखा, फिर पता चला सर सेंटेंस में रिपीटेड नाउन नहीं लिखना था, पॉजेसिव एडजेक्टिव का रिपीटेड नाउन लिखोगे, पॉजेसिव प्रोनाउन लिखोगे। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है, इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर हिज लिखिए, हिज आर्टिकल्स भी मत लिखिए। ठीक सर, चलिए अगले लोग दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए बेटा आपके नेक्स्ट सेंटेंसेस ये हैं। 10th सेंटेंस जो था बेटा वो नो एरर था, इस मतलब लास्ट सेंटेंस जो था वो आप लोगों को तो नो एरर था, इनमें एरर है, इनको देख लेते हैं। अच्छा उससे पहले मैं आपसे ये बोल रहा था भैया कि जो आप लोग डाउट्स वगैरह होते हैं ना, जो आपके क्वेश्चंस को लेकर डाउट्स होते हैं, जो आप लोग चाहते भी होंगे उनका सोल्यूशन वगैरह, तो आप ग्रुप में तो सेंड नहीं कर पा रहे होंगे, ग्रुप में सब बच्चे मैसेज नहीं कर पाते हैं। तो फिर जो कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है, शायद आप लोगों के पास हो, जिनके पास नहीं है वो नोट कर लेना, 8193860606। इस नंबर पर अपने आप डाउट्स वगैरह जो भी हो आप लोग सेंड कर देना, ठीक है। लेकिन डाउट जब सेंड करो ना तो बेटा उसमें बताना कि डाउट क्या है, कि आंसर में डाउट है या आंसर के एक्सप्लेनेशन में डाउट है, इस टाइप से करके कुछ ना कुछ है ना। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह हो वो इस कोचिंग इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं,
कॉल मत करना प्लीज, बस व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलिए कि while going to the city they passed by a beautiful and old temple of Lord Rama। लगाइए बेटा सेंस क्या हो सकता है इसमें। आइए बेटा, while going to the city they passed by a beautiful and old temple of Lord Rama। सबसे पहली बात तो ये सुन लो बेटा, यहाँ पर एंड नहीं आएगा, आप लोगों का आंसर तो है ये, एंड आएगा क्योंकि उसको समझते हैं। He is a weak old man, ठीक, और अब he is a weak old man and he is a rich old man। ये दो सेंटेंसेस है बेटा, ही इज अ वीक ओल्ड मैन और ही इज अ रिच ओल्ड मैन। अगर आप लोग, और ये कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ ना, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोग यूट्यूब पर जो सबसे पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, यूट्यूब पर जो सबसे पहला वीडियो था, आप उस वीडियो को देखना, उसमें यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था सबसे पहले वीडियो में। देखो ये नाउन, एक एडजेक्टिव ये बना, एक एडजेक्टिव ये बना, वैसे ही एक एडजेक्टिव ये बना, एक एडजेक्टिव बना ये नाउन। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर आपने किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो एडजेक्टिव का यूज कर रखा है और वो दोनों एडजेक्टिव अलग, और अगर वो दोनों एडजेक्टिव अगर एक ही कैटेगरी को इंडिकेट करते हैं, दोनों एडजेक्टिव एक ही तरीके की क्वालिटी को अगर बताते हैं, तो दोनों का यूज कभी भी बिना कंजंक्शन के नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों एडजेक्टिव अलग अलग टाइप की क्वालिटी को बताते हैं तो उनके बीच में कभी भी कंजंक्शन लिखा भी नहीं जाता है। सेम क्वालिटी है तो कंजंक्शन लिखा जाएगा, अलग अलग क्वालिटी है तो कंजंक्शन नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आइए, ही इज अ रिच ओल्ड मैन, तो बेटा रिच जो हुआ ना, ये तो हुई प्रोस्पेरिटी किसी की, ये तो समृद्धि को दर्शा रहा है, मतलब कितना अमीर है कितना गरीब है, फाइनेंशियल कंडीशन को दर्शा रहा है। अच्छा ओल्ड जो है ये फिजिकल कंडीशन को दर्शा रहा है, बूढ़ा है। दोनों अलग अलग टाइप की क्वालिटीज हैं, तो जब आप किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो अलग अलग टाइप की क्वालिटीज को रेफर करते हो तो उनका यूज कभी भी बिना कंजंक्शन के साथ नहीं होगा। जब भी लिखे जाएंगे बिना कंजंक्शन के लिखे जाएंगे, मतलब ये तो ये बात सही। अच्छा अब आते हैं इस पर, ही इज अ वीक ओल्ड मैन। अब यहाँ पर ओल्ड जो है बेटा ये तो फिजिकल क्वालिटी हो गई कि भैया बूढ़ा है। अब एक बात बताओ, ताकतवर होना क्या होगा, कमजोर होना क्या होगा, ये भी तो एक फिजिकल क्वालिटी है, शारीरिक गुण है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो आपने नाउन लिख रखा है इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो आपने दो एडजेक्टिव लिखे, एक ही क्वालिटी को रेफर कर रहे हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ बेटा कि इसको और ज्यादा डीप समझना ना कॉन्सेप्ट को, तो यूट्यूब पर सबसे पहला वाला वीडियो देख लेना, 20 से 25 मिनट का होगा, कि अगर नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दोनों एडजेक्टिव एक ही क्वालिटी की, ये भी फिजिकल क्वालिटी का है ये भी फिजिकल क्वालिटी का है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। चलो एक सेंटेंस देखो फटाफट से, दे आर cruel, uncivilized people। He does honest, impartial justice। ये देखना बेटा सेंटेंस दो फटाफट से, they are cruel uncivilized people, he does honest impartial justice। noun adjective adjective, justice noun, ये adjective ये adjective। अब अगर आप दिमाग से सोच पा रहे हैं, सेंस लगा पाएंगे बेटा, तो ऑनेस्ट ईमानदार, इम्पार्शियल मतलब बिना भेदभाव के, निष्पक्ष। तो ईमानदार कह दो या निष्पक्ष कह दो, बात तो एक ही है, दोनों कैरेक्टर की क्वालिटी है उसके। जब एक ही टाइप की क्वालिटीज को रेफर करना है तो फिर कंजंक्शन तो लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एंड लगाना पड़ेगा। अच्छा ऐसे ऊपर वाले पर आइए, दे आर क्रूअल अनसिविलाइज्ड पीपल। क्रूअल निर्दयी, अनसिविलाइज्ड है सब भी है, जो मारपीट करते हैं एक दूसरे के साथ। मारपीट कौन करेगा, जो निर्दयी होगा।
निर्दयी होगा ऐसा भी होगा, ये भी दोनों सेम है, तो सेम एडजेक्टिव है बेटा, तो फिर कंजंक्शन लगाना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन अब इस सेंटेंस पर तो आइए अपने वापस। बाय अ ब्यूटीफुल ओल्ड टेम्पल, ब्यूटीफुल जो है ये लुक्स है, कोई चीज दिख कैसी रही है वो लुक्स है। ओल्ड जो है ये एज है या उसकी फिजिकल स्टेट है, उसकी अवस्था को दर्शा रहा है कि मंदिर पुराना जरूर है लेकिन है सुंदर, दिखने में सुंदर है लेकिन उसकी जो स्टेट है वो पुरानी हो गई है, फिजिकल स्टेट ओल्ड है। तो दोनों अलग अलग क्वालिटी के एडजेक्टिव है तो बिना कंजंक्शन के आएगा, ठीक है। और जब डिटेल में हो तो मैं बोल चुका हूँ आपसे यूट्यूब पर पहले वीडियो। माई बेस्ट फ्रेंड इज अ फेमस मॉडल एंड ही हैज अपीयर्ड ऑन टीवी कॉमर्शियल्स ऑन सम इंटरनेशनल ब्रांड्स। मैं थोड़ी जल्दी में भी हूँ, काफी देर हो गई मुझे आज, तो जरा इसको फटाफट से देख लीजिए। जब आप सेंटेंस में किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन ऑन का यूज किया करो। लेकिन अगर आप सेंटेंस में किसी मूवी, किसी सीरियल, किसी एडवर्टीजमेंट, किसी रियलिटी शो वगैरह की बात करते हो तो उसके लिए फिर प्रेपोजिशन इन लगाएगा। कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात होती है तो प्रेपोजिशन ऑन लगता है, क्यों लगता है अभी आगे की बातें समझा दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ, बहुत लेट हो गया। कोई मूवी है, सीरियल है, एडवर्टीजमेंट है, कोई रियलिटी शो है तो उसके लिए प्रेपोजिशन इन लगाया करो। अभी जो सेंटेंस आप लोगों का लिखा हुआ है ना, माई बेस्ट फ्रेंड इज अ फेमस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो समझते हो ना, जैसे टीवी हो गया आप लोगों का, इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबके लिए ऑन लगाया करो। माई बेस्ट फ्रेंड इज अ फेमस मॉडल एंड ही हैज अपीयर्ड ऑन टीवी। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता, यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो जाता, तो टीवी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके पहले ऑन लिखा हुआ ऐसे ही हो गया। लेकिन आगे जो कहा गया ना वो कहा गया टीवी कॉमर्शियल्स। बेटा टीवी कॉमर्शियल्स होते हैं ना, ये वो जो आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हो, एड्स देखते हो, उनको कहा जाता है। तो अगर कॉमर्शियल्स की बात हो रही है, मतलब एडवर्टीजमेंट की अगर बात हो रही है, तो फिर प्रेपोजिशन ऑन नहीं लगेगा, फिर प्रेपोजिशन लगेगा इन। मतलब आपका जो लास्ट स्टेटमेंट था यहाँ पर आप ऑन नहीं लगाएंगे, ऑन की जगह पर लगा देंगे। क्लियर होगा भैया? 10 सेंटेंस आपका नो एरर था। बाकी एक शीट में आप लोगों के ग्रुप में और अपलोड कर दूंगा, उसको भी सोल्व कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको उसको टाइम से। बाकी मैंने बोल दिया जिन बच्चों को किसी भी तरह का डाउट है, ग्रुप में, कोचिंग वाले ग्रुप में ऐड होना है या कुछ भी अगर बात करनी है तो आप कोचिंग का मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप लोग उस पर मैसेज कर देना अपने जो भी आप लोग डाउट्स, जो भी आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।